इस बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। इसका यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को चिट्ठी भेज दिया है। एआईसीटीयू ने सभी को पत्र भेज दिया है, सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जितने हैं इंडिया के। फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए कोई बच्चा जाना चाहता है एडमिशन के लिए तो उसके लिए भी मान्य है, इसका भी नोटिफिकेशन है। तो जितनी भी लीगैलिटी, एक सर्टिफिकेट की मान्यता जो एक गार्जियन की मन में चिंता होती है स्टूडेंट के, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भारतीय शिक्षा बोर्ड की पूर्ण है। और 3 फरवरी 2023 को एक पत्र भारत सरकार के सेक्रेटरी की ओर से, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, वो भारत सरकार के सेक्रेटरी की ओर से सभी प्रदेशों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, सबको एक पत्र भेजा गया है। मैंने प्रयास करके भिजवाया था कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। ये भारत सरकार की ओर से सीधे भी सेक्रेटरी से सारे प्रदेशों को कन्वे हो गया है। तो इसलिए ये तो है इसकी लीगैलिटी। आम आदमी को समझाने के लिए इतना दर्शन बता रहा था मैं, क्योंकि वो आदमी को जानना जरूरी है कि आखिर हर बोर्ड तो पढ़ा रहे हैं तो ये बोर्ड नई चीज क्या ला रहा है। और आजकल हर पिता और माता सबसे किसी चीज से दुखी है। अगर दुख की लिस्ट बनाए तो सबसे दुखी है अपने पुत्र और पुत्रियों के आचरण व्यवहार संस्कार से। ठीक है, अगर उसे लगेगा कि अगर किसी बोर्ड में पढ़ करके उसे कम से कम उसके एल्गोरिदम में माता को, भूमि को प्रणाम करना, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता की बात मानना, अगर ये चीजें उसको नर्सरी से अभ्यास दिलाया जाएगा, पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा और पूरी भारतीय संस्कृति को विशिष्टता बताई जाएगी। और आजकल तो देश में प्रवाह भी है, 80% लोग तो भारत की संस्कृति को पूजना चाहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि है क्या भारतीय संस्कृति। इसलिए बहुत सारे, माफ करिएगा मैं कटु शब्द नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारे बाबाओं का दरबार और मेला भी इसलिए लग गया है कि भारतीय संस्कृति को सही संदर्भों में समझ नहीं पा रहे हैं लोग। तो बच्चे उसको समझें। तो ये तो समझाने के लिए मैंने इतना बोला था कि आपसे जब लोग तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, तो आपके पास कुछ जवाब दार्शनिक होना चाहिए और फिर भी कुछ बचा कुचा रहेगा तो हमारे में डाल दीजिएगा। फिर मैं आपको फोन करके आपको फिर विपन बता दूंगा कि इनको कैसे समझा सकते हैं आप। ठीक है। और असेसमेंट का प्रोसेस जो होगा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक व्यक्ति ने भी लिखा था कि एक नीट जेईई सब जो परीक्षाएं उसके लिए योग्य होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एक सामान्य बात बता दूं कि आप उनको ये आश्वस्त करेंगे तो शायद उन्हें लगेगा कि ये तो वाणी से बोल रहे हैं आप, लेकिन जब उन्हें आप ये बताएंगे ना कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं साइंस की, इसकी डेवलपमेंट जो कमेटी है उसमें आईआईटी के अनेक प्रोफेसर हैं, खुद दिल्ली आईआईटी, खड़गपुर आईआईटी, कानपुर आईआईटी, रुड़की आईआईटी, मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसके कमेटी के मेंबर हैं। और उसको लीड कौन कर रहा है? प्रोफेसर एच.सी. वर्मा। जो भी साइंस पढ़ा होगा, फिजिक्स, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में जानता होगा। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से ले दिया कि स्कूल एजुकेशन में साइंस कैसे पढ़ाया जाए, उसकी पद्धति उन्होंने इजाद की है और पूरे देश दुनिया में प्रचलित हो गई है। वो हमारी किताबों के अध्यक्ष हैं साइंस कमेटी के। तो इसलिए फिर उनका डाउट खत्म हो जाएगा। जो भी पढ़ा लिखा कोई शिक्षक हो उससे पूछिए कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले वर्मा जी इसके हेड हैं, किताब बना रहे हैं। जो भी हमारी 6ठी 7वीं की किताब, 6ठी किताब अगर यहाँ होगी देखिएगा, तो एच.सी. वर्मा ने उसको 19 कॉन्सेप्ट, 19 कहानी के माध्यम से लिखा है ताकि बच्चे को एक्चुअली इंजॉयबली साइंस समझे, किचन से केमिस्ट्री समझे, चिड़ियों से स्पेस को समझे। इस तरह का एक बहुत ही एक बोधगम्य रुचिकर तरह से लिखा है पुस्तक उन्होंने। और आगे 9वीं से 12वीं की किताब हम इस तरह बनाएंगे कि बच्चे को कोचिंग की जरूरत ही ना हो, हमारी ही किताबें पढ़ करके वो जेईई के लिए स्वयं अभ्यास करके भी कंपटीशन में आगे बढ़ सकता है। ये हम प्रयास कर रहे हैं और ये हमारे बिल्कुल अंदर के लिए मेरा पैशन है, क्योंकि मैं भी साइंस का व्यक्ति हूं। तो मेरा पैशन ये है कि हम किताब को ऐसी बनाएंगे साइंस की, मैथमेटिक्स की, कि जिससे कि बच्चे 9 से 12 तक अगर हमारे साइंस और मैथ्स की किताब पढ़ लें
तो उनको क्रैश कोर्स वोर्स भले करना हो, लेकिन 2-2 साल 7 साल भर जाकर के कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए कोटा में और इधर उधर चक्कर न लगाना पड़े। तो हम ऐसे एक्सरसाइजेस बनाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं। इसीलिए हमने जो कोचिंग वाले भी कुछ लोग हैं अच्छे, जैसे फिजिक्स वाला के भी कुछ लोगों को हम एंगेज कर रहे हैं अपने 9th से 12th की किताब में, कि ताकि वो जो टेक्निक समझाते हैं उस तरह की टेक्निक के भी कुछ क्वेश्चन हमारे हर चैप्टर में एक्सरसाइज में आ जाए और बच्चों को अभ्यास दिलाते हैं। तो ये पहलू से बच्चों को और गार्जियंस को निश्चिंत रहना चाहिए कि सिर्फ संस्कार ही नहीं है। संस्कार का मतलब बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ वो मंत्र पढ़ लेना, पूजा कर लेना, हवन कर लेना, बस इतना ही संस्कार है। अरे वो तो संस्कार की प्रक्रिया का एक अंग है। संस्कार तो इसलिए मूल्यबोध और क्षमता है, कैसे प्रयोग करेंगे। तो लीगैलिटी भी है, व्यावहारिकता भी है पूरी। आप हमारी जो किताबें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो भारत सरकार का, उसको 101% हम लोगों ने ध्यान रखा है। ऐसी कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा जिस पर रिसर्च के बिना कोई झूठी चीज हो। हम भारतीय संस्कृति के समर्थक हैं, उसके आराधक हैं, लेकिन हम कोई उसके नाम पर भावनात्मक रूप से तथ्य रहित परोसे गए बिंदुओं को भी अपनी पुस्तक में स्थान नहीं देंगे। बहुत स्पष्ट है। हम कोई ऐसी चीज नहीं डालेंगे कल को बच्चे आगे बढ़ने के बाद तार्किक रूप से कहें कि आपने ये गलत डाला था। इसलिए जो हमारे रिसर्च बेस्ड है, जो हमारी पूरी यात्रा है विज्ञान की, अब जैसे यज्ञ हम लोग करते हैं, यज्ञ की कितने तरह के ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं वेदियों के, वेदिकाओं के, सभी लोग करते होंगे यज्ञ। कितनी तरह की वेदिकाओं का ज्योमेट्रिकल ज्यामिति आकार कितने तरह का हो सकता है, कितने तरह का आपने देखा है? सोच के बताइए कितने तरीके के। 4 बनाते हैं ना, ठीक है। आपको मालूम है कितनी तरह की वेदिकाओं के आकार हैं बौधायन में? बौधायन का जो शूल सूत्र है, आपस्तंभ का शूल सूत्र है, उसमें वेदिकाओं के कितने तरह के ज्यामिति आकार हैं, और ये लगभग अब से 4000 साल पहले से चला रहा है। 70 ज्योमेट्रिकल शेप्स, पक्षियों के आकार, पशुओं के आकार के पृथ्वी पर लगा करके। तो यज्ञ के बहुत सारे फायदे, क्या विशेषताएं, वैज्ञानिकता तो पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी बात करेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना हिंट दे रहे हैं कि हमारी अकेली भारत की संस्कृति ऐसी है जिसकी पूजा पद्धति में हम पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जीते हैं। पूरी दुनिया का और कोई बता दो ऐसी कोई पूजा पद्धति हो जिसमें कि वहां पर मनुष्य और ईश्वर के बीच में पूरा ब्रह्मांड भी साथ चल रहा हो। आपके यज्ञ में चलता है। पूरी कॉस्मिक एंटिटी से जुड़ते हैं आप, सारे ग्रहों से, सारे पृथ्वी के कंपोनेंट से, सबकी आराधना, सबकी प्रेयर करते हैं आप। तो आप सिर्फ एक मनुष्य और ईश्वर को ही नहीं जोड़ते, बल्कि ईश्वर से जुड़ने से पहले साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को अपनी इकाई मानते हुए उसके रूप में चलते हैं आप। ऐसी कोई पूरी दुनिया में कोई वैज्ञानिक विधा पूजा की नहीं है। ब्रह्मांड को एक साथ, हमारे सारे त्योहारों में कॉस्मिक एंटिटी दिखती है, सब जगह दिखता है। हमारा एस्ट्रोनॉमी हर जगह दिखती है, हमारी शादी ब्याह में दिखती है। ये मुहूर्त, तिथि, ये सब जो है ना, ये सब वैज्ञानिक है। इसके जो कैलेंडरिंग है उसको अगर आप पढ़िए, आर्यभट्टिया को, सूर्य सिद्धांत को, भास्कराचार्य के सिद्धांतिका को, ब्रह्मगुप्त के स्फुट सिद्धांत को, तो जो ये तिथि, वार, कल्प, युग निकालते हैं, गणना करते हैं, उसकी बहुत ही साइंटिफिक मैथमेटिकल फार्मूला है एस्ट्रोनॉमी का। तो ये सब भी चर्चाएं हम 11वीं 12वीं की अपनी मैथमेटिक्स की पुस्तकों में देंगे बोर्ड में, ताकि बड़ा होने बच्चा जाने। 7वीं किताब में हम पंचांग कैलेंडर की वैज्ञानिकता दे रहे हैं। 7वीं जो पुस्तक हमारी बन रही है साइंस की, उसमें हम पंचांग कैलेंडर का किस तरह साइंटिफिक है वो दे रहे हैं। आप पाश्चात्य के लोग सूर्य से कालखंड की गणना करते हैं और इस्लाम के लोग चंद्रमा से करते हैं। भारत का ऐसी प्रवृत्ति प्राचीन रही है पहले से कम 2500 साल पहले से, जो कि अपना कैलेंडर सूर्य चंद्रमा दोनों को समन्वित करके चलता है। आपने सुना है ना कि मलमास, ज्यादा मास, अंग्रेजी में कहते हैं इंटर कैलरी मंथ्स।
अधिक मास, इंटर कैलोरी मंथ्स कहते हैं उसको। इंटर कैलोरी मंथ्स क्यों आता है कि चंद्रमा से जोड़ेंगे तो 354 दिन का होगा वर्ष, सूर्य से जोड़ेंगे तो 360 दिन का होगा, और क्लैरिटी करेंगे तो 365.3 होगा। इन दोनों को हमारे ऋषियों ने मिला दिया और कहा कि 5 साल का एक युग होगा, इसमें 2 बार में हम एडजस्ट कर लेंगे 54 दिन को, ताकि हमारा कोई त्योहार ऋतुओं से ही जुड़ा रहे। ऐसा ना हो कि होली एक बार वर्षा में हो तो एक बार जून की दोपहरी में हो, या एक बार कभी शीत ऋतु में हो, जैसा कि इस्लाम में होता है। तो ये दोनों के बीच की ब्लेंडिंग कितना साइंटिफिक था, लेकिन ये बच्चों को नहीं मालूम। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो NEP 20 ही नहीं, NCF 2023 जो आया है, दोनों का 101% उसमें पालन किया गया है। कोई भी शिक्षाविद अगर हमारी पुस्तक देख के उस पर प्रश्न करता है कि NCF के अनुकूल नहीं है, तो आप मुझे उसकी जूम मीटिंग करा दीजिएगा, मैं सिद्ध कर दूंगा कि है 101%। बिना NCF का पालन किए हुए हम नेशनल बोर्ड रह ही नहीं सकते। हाँ, उस फ्रेमवर्क में जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं ना, ये जो चीजें बता रहे हैं उसी फ्रेमवर्क में पढ़ा रहे हैं। भाई आपका भी मनुष्य का फ्रेमवर्क है, इनका भी मनुष्य का फ्रेमवर्क है, नेतान्याहू में भी मनुष्य का ही फ्रेमवर्क है, पुतिन में भी वही फ्रेमवर्क है, बुद्ध में भी वही फ्रेमवर्क था, हमारे ऋषियों में भी वही फ्रेमवर्क था, लेकिन सॉफ्टवेयर चेंज हो गया ना। तो फ्रेमवर्क हम रख रहे हैं बट सॉफ्टवेयर बदल दे रहे हैं, कंप्यूटर दिख रहा है वही। बस सिंपल सा ये है। मैं कभी नहीं कह सकता कि जो मैं कर रहा हूं वो परफेक्शन है। अगर किसी व्यक्ति के मन में आ गया कि मैं तो बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, तो महामूर्ख है। और ईशोपनिषद में तमाम मंत्र भी इस तरह के हैं कि जो अपने को कहता है कि मैंने विद्या प्राप्त कर ली, वो पूर्ण मूर्ख है, अविद्या वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग यात्रियों जो राय दोगे, सुझाव है, प्रश्न लिखिएगा। मेरा अंतिम आग्रह है, वैसे तो इस वार्ता को मैं पूर्णता की ओर ले जाना चाहता हूं, कि पूज्य स्वामी जी ने एक अनुरोध किया है कि आप में से जो लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए अपने को विशिष्ट रूप से उसको अधिक ऊर्जा और समय दे करके समर्पण करना चाहते हैं इस भाव के प्रसार के लिए, तो भाव का प्रसार तो संस्थाओं से ही होगा, विद्यालयों से ही होगा। उसका प्राथमिक चरण ये होगा कि हमारी पुस्तकें अधिक से अधिक विद्यालयों तक पहुंचे। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट किताबें जाती हैं, लेकिन कम से कम प्राथमिक शुरुआत अगर प्राइवेट स्कूलों से होगी, और जो CBSE ICSE के भी स्कूल्स हैं उनमें अगर आप बात करेंगे और पुस्तकों को लगाएंगे, तो धीरे धीरे विचार बढ़ेगा, कुछ और सुझाव आएंगे, हम इसको और सुधारेंगे और अच्छा करेंगे। और फिर अगर हमारे कुछ प्राइवेट स्कूलों में हो जाएगा, तो फिर हम कुछ सरकारों से पूज्य स्वामी जी के साथ मिल करके जाकर के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करेंगे कि हर प्रदेश में कम से कम 1-1, 2-2 जिले में, जैसे NCERT की किताब लगा रहे हो, वैसे हमारी किताबों को पायलट रूप में किसी 1-1 जिले के ही विद्यालयों में लगवा के देख लो। लेकिन वो तभी होगा जब पहले हम अपना पुरुषार्थ करके एक कुछ सीमा तक अपने को एक मुकाम तक खड़ा करें। इसके बाद ही कोई आपकी बात मानता है। असफल आदमी की बात कोई मानता है? तो हमें ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, और जो इसमें बहुत ही ऊर्जा दे सकते हो, समय दे सकते हो, वैसे आप लोग पतंजलि की मिशन के लिए पूरे योद्धा हैं, तो उसमें भी लेकिन जिसको शिक्षा की और अच्छी समझ हो, ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता है मुझे, और वो नाम शायद आप लोगों ने दिया भी होगा। और पूज्य गुरुदेव जी उसमें शायद इसी सितंबर में ही उसकी अलग बैठक करेंगे, फिर 3-4 दिन की, उनको अलग से फिर बुलाएंगे सितंबर एंड वगैरह में, और फिर उनको फिर उस पर फिर जो लोग वो होंगे उनके साथ मेरी दिन भर चर्चा होगी। अभी तो 1.5-2 घंटे बात हुई ना, फिर मैं एक एक विषय के बारे में आपसे 2-2, 3-3 घंटे बात करूंगा कि हिंदी में हमने ऐसा रखा है तो क्यों रखा है, संस्कृत में हमने ये पाठ रखा है तो क्यों रखा है, साइंस को मैंने इस तरह क्यों स्ट्रक्चर किया है, हमारा ये रिफ्लेक्शन इसका क्या आ रहा है, बच्चों के मन में क्या बोध आएगा।
जब हम उस तरह विस्तार से बात करेंगे, जैसे हिंदी किताब पर एक दिन चर्चा किया, एक दिन संस्कृत इंग्लिश पकड़ लिया, एक दिन साइंस पकड़ लिया, एक मैथमेटिक्स, हम फिर आप लोगों से विस्तार विस्तार से बात करेंगे। स्वामी जी तो 2-3 घंटे आपको उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा दे देंगे, उतना उनके पास समय नहीं है, लेकिन हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर उसी में से कुछ लोगों को हम स्टेट कोऑर्डिनेटर और मंडल कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में इस बीएसपी के नए मिशन के लिए फिर उनको एक नए सिरे से जोड़ेंगे। और उसमें फिर आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी उस कार्य को करने में, आपकी क्या लिमिटेशंस होंगी, सीमाएं हैं, आप क्या हमसे उम्मीद करते हैं कि ये लिमिटेशन आपकी दूर कर दें तो आप और प्रखरता से कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। उस पर भी स्वामी जी ने कहा कि हम उसको विचार करेंगे कि जो आदमी दौड़ेगा, 4 जगह जाएगा, दिन भर समय लगाएगा, तो उसको भी हमें कुछ कंपनसेट करना होगा। उस धारा में भी फिर हम लोग सोचेंगे, इस पर विचार चल रहा है। इसलिए हम पुराने लोग, मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो आप ही की श्रेणी का हूं, पुराना ही आदमी हूं मैं भी। 60 साल के ऊपर हो गया तो सीनियर सिटीजन हो गया। लेकिन स्वामी जी के सानिध्य में मुझे 28 साल हो गया ना, तो मैं अपने को कभी रिटायर्ड नहीं मानता। तो जो स्वामी जी ने कहा ना कि रिटायरमेंट के बाद भी, तो रिटायरमेंट वगैरह भ्रामक शब्द है। आप लोगों में से कोई रिटायर्ड हो तो अपने को रिटायर्ड मत कहिएगा, क्योंकि जो पहले टायर्ड होगा तभी तो रिटायर्ड होगा। तो आप थके नहीं हो ना। जो लोग पुराने भी हैं 60 साल के ऊपर वाले, जो थके होते तो यहां होते ही नहीं। तो जब आप इतने ऊर्जाशील हो तो युवा का अर्थ होता है ऊर्जा, और ऊर्जाहीनता का मतलब होता है बुढ़ापा, जरा। वृद्ध शब्द तो बड़ा अच्छा है, वृद्ध तो मतलब होता है वृद्धि होना, जिसको अनुभव में वृद्धि हो, सामर्थ्य में वृद्धि हो। तो आप सभी लोग तो कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसे चाहिए जिनका जो 35 से लेकर के 45 के बीच की जो आयु खंड है, कि जिनको कि मैं जब पूरी तरह से प्रशिक्षित करूं तो अगले 15 वर्ष तक एक समर्थ ध्वजवाहक के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड के 15-20 वर्षों तक करें। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने 25 साल, 20 साल, 15 साल पहले योग की यात्रा शुरू की, तो आपने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा दिया। तो उसी तरह जिस उम्र में आपने योग को शुरू किया था, उसी उम्र के कुछ हमें नवयुवक चाहिए, जिससे कि वो अगले 30 साल तक उस यात्रा को बहुत ही सामर्थ्य के साथ चला सकें। बेशक जोश के साथ होश की आवश्यकता तो होती है। तो वृद्धों की कभी उपादेयता कम नहीं हो सकती, क्योंकि मार्गदर्शन तो वही करेंगे। लेकिन शरीर से जो दौड़ धूप है वो करने के लिए उन्हें, वो बात और है कि आजकल तो नौजवान भी बूढ़े हो गए हैं। मैं जब जाता था फील्ड में तो पता चला कि मैं तो 8-8 किलोमीटर पैदल चला जाता था, और जो नए अफसर आते थे वो पता चला कि 1 किलोमीटर बाद हाफने लगते। तो मैंने कहा हो क्या गया तुम्हें? तो मैं बल्कि मजाक में कहता था कि डालडा ब्रांड है सब, क्योंकि डालडा खा के पैदा हुए हैं, डालडा ही खा के जी रहे हैं, तो इसलिए अपना इनको थकान आती है। हमें तो नहीं आती थकान। पूज्य स्वामी जी के साथ 28 साल के सानिध्य की वजह से हमेशा नौकरी में भी योग करता रहा, प्राणायाम करता रहा किसी भी परिस्थिति में। तो अभी भी मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ बिना थके। तो अब आप पूज्य स्वामी जी मुझको रिटायर्ड कहोगे, क्या कहोगे आप जानो। तो आप में से भी कोई टायर्ड नहीं है। एक प्रश्न का है कि अंग्रेजी की बजाय हिंदी माध्यम में होना चाहिए, ये इनका सुझाव है। ऐसा है, देखो हिंदी में होना चाहिए, इसलिए हम उसका हिंदी में भी पुस्तक तैयार करा रहे हैं, अनुवाद हो रहा है सबका, बल्कि गुजराती मराठी में भी करा रहे हैं अनुवाद, रीजनल लैंग्वेजेस में भी, नेशनल लैंग्वेज में भी। लेकिन जो सबसे खराब संस्कार हो रहा है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों के बच्चों में ही हो रहा है। और वही जो भी थोड़ा सा धनाढ्य होता है भारत में,
मैकाले की शिक्षा का जो थोड़ा ध्वंसावशेष है ना, कि अपने बच्चों को उसी मीडियम में भेजता है। उसके दिमाग में है कि ये अच्छा विद्यालय होगा, अच्छा पढ़ाई हो रही। प्राथमिक शिक्षक तनख्वाह पाता है 70,000 60,000, और इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पाते हैं तनख्वाह 5 से लेके 15,000। साइंस और मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिए तो सबकी हालत 20,000 के नीचे ही है। लेकिन उनमें ज्यादा विश्वास है गार्जियन को, और हमारे शिक्षकों में शासकीय में कम है। मैं शासन का आदमी हो सकता है इसलिए आपको लग रहा होगा शासन की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। उसका कारण है बहुत सारे, उस पर नहीं जाता मैं। अंग्रेजी की किताब इसलिए हमने बनाई कि एक तो पूरे देश को अगर हमें जोड़ना है तो साउथ इंडिया में हिंदी की किताब नहीं लेते, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लेते, तो हमें मजबूरी है हमारी कि हमें इंग्लिश में तैयार करना ही है, क्योंकि हमें हर मानस को बैठाना है। लेकिन हमारी इंग्लिश की किताब एक उठा के देख के पढ़िएगा, उसमें आपको भाषा तो इंग्लिश होगी लेकिन कंटेंट भारतीय होगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, और आगे की कक्षाओं में जो आप और पढ़ेंगे 9th और 12th में, तो हम महाभारत रामायण उपनिषदों की चर्चाओं को इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उनको हम लेसन का पार्ट बनाएंगे, और उनके लिटरेचर को बस उतना ही देंगे जिससे कि उन्हें इंग्लिश साहित्य का थोड़ा बोध हो जाए। बाद में अगर उसे एमए करना है इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में तो जाने, लेकिन 70% जो कंटेंट होगा वो भारतीय होगा, लेकिन उनका भी वही कंटेंट होगा जो भारतीय संस्कृति से मेल खाता होगा। अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर का व्यक्ति कोई है आप में, आप हैं, तो आप जानते होंगे कि जो भी रोमांटिसिज्म के कवि हैं जितने, वर्ड्सवर्थ शेली से लेके जितने भी, बात का जो इलियट है, उनकी सारी रचनाओं पर भारत के उपनिषदों का असर है। इलियट की जो कविता है द थंडर स्टार, थंडर, वो बृहदारण्यक उपनिषद के द की कथा का इंग्लिश अनुवाद है पूरा। तो इसलिए हमने उनकी भी उन्हीं चीजों को उठाएंगे बात की कक्षाओं में भी, जिसको हम बच्चों को ये बता सकें देखो ये 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी का इंग्लिश पोएट लिख रहा है, और हमारे छांदोग्य उपनिषद में पहले से ये भाव गहनता से दिया गया है उसके 2,500-3,000-4,000 साल पहले। वहां भी तुलना दे देंगे हम बाद में, कि ताकि उपनिषद हमारा वहां भी जिंदा रहे। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ाएंगे लेकिन इंग्लिश संस्कृति नहीं पढ़ाएंगे। इंग्लिश ओनली लैंग्वेज है, और इंग्लिश का भी उदय संस्कृत से ही हुआ है। ये आपको एक पहलू ही बता रहा हूं, ये मैं कभी और चर्चा करूंगा आपसे। सैकड़ों ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो संस्कृत के धातु से ही बने हुए हैं। स्थान, स्टेशन क्या है, स्वेद, स्वेटिंग। अब इस तरह के मेरे पास सैकड़ों वर्ड हैं जो संस्कृत के गर्भ से ही निकले हुए हैं। तो ये भी तुम्हारा भतीजा है, कोई ऐसा बाहरी आदमी नहीं है, तो इससे घृणा करने की जरूरत नहीं है। भाषा से घृणा मत करो, लेकिन भाषा में उसकी वहां की संस्कृति को अपने यहां मत लाओ, हिंदी में मत लाओ उनकी संस्कृति। विवेकानंद अगर इंग्लिश नहीं पढ़े होते तो शिकागो में पूरे विश्व को झकझोर नहीं पाते भारतीय संस्कृति के बारे में। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि जर्मन भी सीख लो, स्पेनिश भी सीख लो, सब सीखो, लेकिन रहो भारतीय। कंटेंट में भारतीय रहो, आचरण में भारतीय रहो। तो बाकी और भी समय, आप हमारा समय जब चाहे ले सकते हैं। आप अगर मेल भेजेंगे दूसरे दिन आपको फोन चला जाएगा मेरा। आपके मन में कोई भी इस तरह का शंका होगी, जिज्ञासा होगी, मेल डालिएगा, नेक्स्ट डे आपको फोन जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रश्न होगा, लेकिन वो समर्थ योद्धा हमको तलाश करके पूज्य स्वामी जी को दीजिए, जिनको कि मैं एक, विवेकानंद कहते थे कि मुझे 1,00,000 युवा मिल जाए तो मैं भारत की तकदीर तस्वीर बदल सकता हूं। तो मैं वैसे कह रहा हूं, आप लोग अगर ना स्वामी जी को 1,00,000 दे दो, गुरुदेव जी को, तो बदल सकता है। बहुत बहुत प्रणाम।